बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बाबा के जाने के बाद आहिल जैसे ही अपने बेड पर बैठा, उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। वो खुद भी बहुत हैंडसम था। वो नाम का ही आहिल नहीं था, बल्कि किसी रियासत का बादशाह लगता था। जहाँ से गुजरता दुनिया मुड़ कर देखने पर मजबूर हो जाती। 6 फीट की हाइट, अच्छी खासी जिसामत, गहरी आँखें, माथे पर गिरते स्याह बाल, वो दुनिया को तस्खीर करने की ताकत रखता था। वो आज भी लॉन में खुलने वाली खिड़की को खोले खड़े आसमान को तक रहा था, और आज भी उसे परी रुताब के बारे में सोच रहा था। वो आज भी ब्लू जीन्स के ऊपर खूबसूरत पिंक कलर का टॉप पहने क्लब में मौजूद थी। लंबे बाल खुले हुए थे। वो हाथ में बियर का गिलास लिए सामने डांस फ्लोर को देख रही थी। साथ उसके दोस्त भी मौजूद थे, जो नशे की हालत में डांस फ्लोर पर इर्द गिर्द के माहौल से बेगाना एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले मदहोश होकर डांस कर रहे थे। तभी मानी उसके पास आया और बोला, माय बेबी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कम ऑन, आओ ना। मानी उसका हाथ पकड़ते उठाना चाहा। रुताब ने उसे मदहोश देखते हुए जवाब दिया, नहीं तुम जाओ मानी, मेरा दिल नहीं। ऐसे कैसे दिल नहीं कर रहा यार? तुम ही तो जान हो इस क्लब की, तुम्हारे बगैर तो कोई रौनक ही नहीं होती डांस फ्लोर पर। कम ऑन, आओ ना मानी, रुताब को आंख मारते हुए कहा। और ये तुमने कब से इस तरह की शर्ट्स पहनना शुरू कर दी? अरे नहीं, तू इस शर्ट में भी हॉट लगती है, पीछे से एक लड़के ने आवाज़ मारी। मानी उसे लिए डांस फ्लोर पर आ गया और वो भी मानी के साथ डांस की तरफ बढ़ गई। फास्ट म्यूजिक पर मदहोश, नशे में धुत, थरकते बदन। अमीर लोगों की पार्टीज ऐसे ही होती हैं, जहां वो भूल जाते हैं कि हम उस दुनिया में क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। वो सब हराम और हलाल की तमीज़ बुलाए बैठे हैं। हमारी तहजीब क्या थी और हम कौन हैं? हम एक अहद भी कर कर आए हैं, और वो अहद जो हमने किया था वो क्या था? वो सब कुछ भूल गए। याद है तो सिर्फ इतना कि पैसा, अय्याशी, बड़े बड़े बंगले, गाड़ियाँ, क्लब्स, पार्टीज, शराब, इन्हीं में ज़िंदगी है, बस यही ज़िंदगी है। वो रात के 1:30 बजे क्लब से निकल रही थी। वो डांस तो कर रही थी, लेकिन आज भी उसे एक अजीब सी बेचैनी घेरे हुई थी। इसीलिए वो खामोशी से बगैर अपने दोस्तों को बताए क्लब से निकल गई। 15 मिनट में घर पहुंची। वो गाड़ी पार्क करके लाउंज में दाखिल हुई। सारा रुताब महल तारीकी में डूबा हुआ था। वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मोबाइल बेड पर फेंका और वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर चेंज किया, बाहर आई। उसका दिल आज भी उसे सुकून लेने नहीं दे रहा था, और वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। वो बेड पर बैठी और उंगलियों से अपने सर को सहलाने लगी। वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी, जैसे दिल थक गया हो उसका। उसने जग में पानी डाला और 2 स्लीपिंग टैबलेट्स निकाली और बिस्तर पर गिर गई, और थोड़ी देर बाद वो दुनिया जहां से गाफिल हो गई। अगले रोज़ संडे था। वो सब लोग घर पर थे। अक्टूबर के आबाई दिन थे और फिज़ा में खनकी बढ़ रही थी। न्यूयॉर्क में बेइंतहा ठंड हो रही थी और बर्फ़बारी भी हो रही थी। सब लोग अपने अपने कमरे में बंद थे, और एक जैन ही था जिसे अपने कमरे में सुकून नहीं था। वो जल्दी उठ गया था, अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर वो अचानक उठा और अपने भाई के कमरे में दाखिल हुआ। आहिल तो सो रहा था। वो भी आहिल के साथ बिस्तर पर लेटने लगा और बोला, भैया थोड़ा साथ हो जाएं। उसके घुसते ही आहिल की आंख खुल गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इस वक्त आहिल ने आंखें खोलते हुए पूछा। जैन ने इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया, कुछ नहीं भैया, मुझे डर लग रहा था, तो सोचा अपने प्यारे भैया के पास आ जाऊं। आहिल उसे मशकूक नज़रों से घूरते हुए कहा, डर? और भी तुझे क्या बात है? कुछ हजम नहीं हो रही? तू तो खुद को डराने वालों में से है। क्या भैया आपको यकीन नहीं आ रहा मुझ पे? हाय लोगों, कोई मेरे भाई को यकीन दिलाओ, उसने गाने के अंदाज में कहा, और मजीद आहिल पर एक टांग रख कर लेट गया। और आहिल बेचारा देखता रह गया। मेरे क्यूटी, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे, अब मुझे तंग नहीं करना, समझे? आहिल ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जैन ने हीरो जैसे स्टाइल में कहा, चल चुप कर जा, मुझे सोने दे। अच्छा भाई, अब नहीं बोलता पक्का? 5 मिनट बाद वो दोबारा स्टार्ट हो चुका था। वैसे भैया आपको अपने इस शानदार कमरे में किसी एक की कमी महसूस तो होती होगी। आहिल ने बोला, क्या मतलब? मेरा मतलब कोई प्यारी सी भाभी हो और 2 प्यारे चिंटू मुंटू। मेरा मतलब कोई रौनक शौनक हो और साथ घर में भी रौनक हो। मैं बताएं, मैं ठीक कह रहा हूँ ना भैया?
आप भी वैसे अजीब से हैं, तुम चुप नहीं रह सकते? थोड़ी देर के लिए आहिल ने बैठे हुए कहा। क्योंकि नींद तो अब उन्हें आती नहीं, जैन साहब जो आ चुके हैं। वैसे अगर आप कहें तो मैं दिखाऊं आपको लड़कियां, मैंने आपके लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां देखी हैं। आहिल उसे टोकते हुए बोला। जैन तुम खामोश नहीं हो सकते? तभी सलीम मुलाजिम उनको नाश्ते पर बुलाने के लिए आ गया। सलीम उनका पुराना और वफादार मुलाजिम था। किचन के सारे मामलात वो ही देखता था। सलीम तुम जाओ, हम आते हैं, आहिल ने जैन से कहा। तुम चलो, मैं आता हूँ। जैन ने कहा आप फ्रेश होके आ जाएं, इकट्ठे चलते हैं। वैसे भी भाई भाई इकट्ठे जाएंगे तो प्यार बढ़ता है, आहिल ने मसनूई गुस्सा करते बोला। अच्छा, और क्या क्या साथ करने से प्यार बढ़ता है? और जैन अपना कहकर नहीं रोक पाया। अच्छा भाई मेरे, आप जाएं, फ्रेश होकर आ जाएं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सब शाम की चाय पर लॉन में मौजूद थे। जैन अपने मम्मा पापा को देखते हुए बोला, बाबा हमारी कोई कज़न भी हैं, वो भी पाकिस्तान में। वाओ अमेजिंग, और वो भी मेरे होने वाली भाभी। आपने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। आहिल जो कि अभी ऑफिस से नहीं लौटा था, जब साकिब साहब ने रुताब का जिक्र छेड़ा तो जैन फिर शुरू हो चुका था। मम्मा पापा, भैया को पता है इस बात का? जी मेरे प्यारे बेटे, आहिल जानता है और इस शादी के लिए राज़ी भी है। बहुत मम्मा, भैया कितने मीसने हैं, मुझे तो इस बात की हवा तक नहीं दी। आज आने दे ज़रा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं यही चीज़ सोचूं हूँ कि जब भाभी का जिक्र करता हूँ तो जवाब नहीं देते, बस मुस्कुराते रहते हैं। असल बात तो अब समझ आई, वो शिकवे करते हुए कह रहा था। और बाबा आप भी अपने पार्टनर को नहीं बताया? वैसे ये गलत बात है, साकिब साहब ने जवाब दिया। अरे यार अब तो बता दिए हैं ना। ओके बाबा, मैं हमजा की तरफ जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। उसे भी तो पता चले कि उसका जो दोस्त है वो शरीफ नहीं है जितना वो समझता है। जैन चाबियाँ और वॉलेट उठाते लॉन से बाहर निकला। पीछे साकिब साहब उसकी बात सुनकर हंस रहे थे। जैन घर में सबसे छोटा, नटखट शरारती सा था और अपने भाई की तरह हैंडसम भी था। उसके वालों की जान बसती थी उसमें। आज शाम 5 बजे वो इस्लामाबाद के मेन रोड की सड़क पर गाड़ी चला रही थी। वो आज भी नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उसने वाइट जीन्स के साथ ब्लू शर्ट पहनी हुई थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक गाड़ी उसका ताक़ुब कर रही थी। उसने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन अब वो वाकई परेशान हो गई थी क्योंकि उसने अपनी गाड़ी को बार बार किसी और रोड पर डाला, लेकिन वो गाड़ी मुसलसल उसका ही पीछा कर रही थी और यही बात इसको बार बार परेशान कर रही थी। और रात भी बहुत बढ़ रही थी। वो जिस तरफ जाती गाड़ी भी वहीं जाती। उसने सोचा कि वो वापस घर चली जाए। उसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। जैसे ही गाड़ी उसने घर के करीब सुनसान सड़क पर रोकी और वो गाड़ी भी रुक गई। अभी वो कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी कि उस गाड़ी से 2 नकाबपोश आदमी निकले और उसे गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो ऊंची आवाज़ में बोली। वो बहुत खौफज़दा हो गई। एक ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला और दूसरे ने उसके बाल जोर से पकड़कर खींचे। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। वो तकलीफ से चीख रही थी और वो लोग उसको साथ ले जाने लगे। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। उसने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की। वो लोग बदतमीजी से बोले, अब एक ऐसे कैसे नहीं जाएगी साली, तेरा तो बाप भी जाएगा। ये कहकर वो उसे गाड़ी में डालने लगे। छोड़ दो मुझे, मेरे बाबा भी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि दूसरे ने उसे गंदी गाली दी और साथ ही पिस्तौल का बुलेट जोर से उसके सर पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। राशिद बात सुनो। ज़हीर अहमद ने लाउंज में बैठे मुलाजिम को आवाज़ दी। जी साहब जी। अच्छा राशिद, मेरे कमरे में फ़ाइल पड़ी है, वो ले आओ ज़रा। जी साहब। वो फ़ाइल लाया और कहने लगा, साहब जी वो। हाँ राशिद बोलो, क्या बात है? कुछ चाहिए? नहीं साहब जी, कुछ नहीं चाहिए, बस आपको बताना था वो रुताब बीबी घर पर नहीं और आज भी ड्राइवर के साथ नहीं गई हैं। उसने डरते डरते बताया। क्या मतलब? उन्होंने उलझते हुए पूछा। वो साहब जी, छोटी बीबी आज ड्राइवर को साथ लेके नहीं गई। ड्राइवर ने बहुत कहा लेकिन वो मानी नहीं, ड्राइवर को डांट कर चली गई। उसने डरते हुए बताया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं कॉल कर लेता हूँ, उन्होंने रसानियत से कहा। वो परेशानी से कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे थे लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फ़ोन उसके पास मौजूद होता तो वो फ़ोन उठाती। फिर उन्होंने शहाना बेगम को कॉल की। कहाँ हैं आप? उन्होंने गुस्से से पूछा। वो मैं एक पार्टी में बिज़ी हूँ, थोड़ी देर तक। उन्होंने उनकी बात काटते हुए
गुस्से के लहजे में बोला, आप 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे घर में चाहिए, और फ़ोन बंद कर दिया। वो लाउंज में बेचैनी से चक्कर काट रहे थे जब शहाना बेगम की गाड़ी रुताब प्लेस में दाखिल हुई। हद ही हो गई ज़हीर अहमद, मैं इतनी अहम पार्टी अटेंड कर रही थी, आप भी ना, क्या हो गया है, सब खैरियत तो है ना? वो अपनी साड़ी संभालती क्लच रखती सोफे पर बैठ गईं। आप जानती हो रुताब घर पर नहीं है और रात के 12 बज रहे हैं, उन्होंने परेशानी लहजे में कहा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो रात गए वापस आती होगी कहीं अपने दोस्तों के साथ। बात ये नहीं कि वो रात के इस पहर घर में मौजूद नहीं, बात ये है कि वो आज ड्राइवर के बगैर गई है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। उन्होंने गुस्से से कहा, मैं आपसे कह रहा था ना कि वो ठीक नहीं है, उसका ख्याल रखें। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी पार्टी से फुर्सत नहीं। एक बात याद रखिएगा, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, समझिए आप? ज़हीर साहब ने सख्त आंखों से घूरते हुए कहा। रात के किस पहर उसकी आंख खुली, खुद को एक बंद कमरे में पाया जिसमें से नीम सी रोशनी आ रही थी, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उठने की कोशिश की, सर में शदीद दर्द था। वो सर को दोनों हाथों से थामे उठी, कमरे में कोई मौजूद नहीं था। उसने अपनी आंखें खोलते हुए इर्द गिर्द देखने की कोशिश की तो दरवाज़ा नज़र आया जो थोड़ा सा खुला हुआ था। बाहर से